प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो विकल्प का मतलब कि कहता है क्वेश्चन कि केवल उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो ए में विकल्प दिया है मास्की का लघु स्तंभ, बी में रुमेंदेई स्तंभ, सी में क्वीन स्तंभ, डी में भाबरू स्तंभ। तो अशोक का जो भाबरू बैराठ अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है उसमें प्रमाण मिलता है कि अशोक ने खुद को मगध का शासक बताया है। और यह जो अभिलेख है, इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह आपको बुद्ध, धम्म और संघ, उसका उल्लेख मिलता है। मतलब इस अभिलेख से यह साबित होता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। दूसरा क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। मतलब क्या है कि मौर्य काल में जो कलिंग युद्ध हुआ था वह उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है 13वां शिलालेख द्वारा, बी में रुमेंदेई स्तंभ लेख द्वारा, सी में ह्वेनसांग के विवरण द्वारा और डी में प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो उत्तर जो होगा वो 13वां शिलालेख मतलब ए होगा। कारण इसका है कि अशोक का जो 13वां बृहत शिलालेख है उसी से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और इस युद्ध के कारण जो वहाँ विनाश हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। और यह जो युद्ध है अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया था और हम जानते हैं कि यह युद्ध जो है वह अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। ए चोल, बी पांड्य, सी सत्यपुत्र और डी सातवाहन। तो क्वेश्चन कहता है कि अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के जिन राज्यों का चर्चा है उसमें से बताइए कि ये जो 4 विकल्प है उसमें से किस एक का चर्चा नहीं है। तो अशोक का जो दूसरा और 13वां बृहत शिलालेख है उसमें दक्षिण भारत के कई संगम राज्यों का चर्चा है, जैसे कि चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि का चर्चा है, लेकिन वहां पर सातवाहन का चर्चा नहीं है। हालांकि ताम्रपन्नी मतलब श्रीलंका का भी उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, सातवाहन, उसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। अगला क्वेश्चन है टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो कहता है टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक का राजनयिक संबंध था। तो बताइए कि टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था, ये क्वेश्चन है। तो विकल्प हमारा दिया है साइरोन, बी में मिस्र, सी में मकदूनिया, डी में सीरिया। तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो था उसका दूसरा नाम तुर्मै भी मिलता है। तो तुर्मै जो था वह मिस्र का शासक था, तो इसलिए उत्तर जो हमारा यहाँ पर होगा वो बी होगा। हालांकि अशोक का जो 13वां बृहत शिलालेख है उससे जानकारी मिलती है कि अशोक का 5 यवन राजाओं से संबंध था। तो वो 5 राजा कौन लोग थे, तो सीरिया का राजा जो है आपको अंतियोक था, उसके बाद मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस था और मकदूनिया का राजा अंतकिनी था, साइरोन का शासक मग था और एपीरस का राजा जो है आपको अलीक सुंदर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, धम्म को चलाया था, तो उसका जो है मेन मैसेज पूछ रहा है, संदेश पूछ रहा है क्या था। तो ए में विकल्प है राजा के प्रति वफादारी, बी में शांति एवं अहिंसा, सी में बड़ों का सम्मान, डी में धार्मिक सहनशीलता, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक ने जो धम्म का प्रतिपादन किया था दरअसल वह जो है सदाचार का धम्म था और उसमें शांति और अहिंसा का भी पाठ था, बड़ों के सम्मान का भी बात था और धार्मिक सहिष्णुता भी था। तो इस तरह से उत्तर जो हमारा यहाँ पर होगा वो ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद जो है और हम जानते हैं कि अशोक दूसरे और 7वें अभिलेख में जो है धम्म की व्याख्या करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था।
तो मेगास्थनीज बहुत फेमस है भारतीय इतिहास में विदेशी राजदूतों के नाम पर। तो कहता हुआ किसके दरबार में यहाँ आया था? तो ए में विकल्प है अशोक, बी में विकल्प है हर्षवर्धन, सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में हेमू। तो उत्तर जो होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, मतलब सी होगा। तो हम जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है बेबीलोन के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और वह यहाँ कुल मिलाकर के 304 ईसा पूर्व से लेकर के 399 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। तो इस तरह से वह इतने लंबे समय तक भारत में रहता है। अब है कि उसकी रचना का नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज की रचना का नाम आपको इंडिका है और इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है, लेकिन इंडिका अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि वह मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कहता है कि कहाँ किया गया है, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? मतलब मौर्य काल में 7 वर्ग थे, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है या चर्चा कहाँ हुआ है? ए में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी में अशोक के शिलालेख में, सी में पुराण में, डी में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में और ई में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक में। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था, उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में वह चर्चा करता है कि भारत में 7 जातियां थी, जो कि भ्रामक बात है। यहाँ की परिस्थिति के मुताबिक केवल 7 जातियां नहीं, अनगिनत जातियां होती रही हैं। तो दरअसल मेगास्थनीज जैसे विदेशी था, वह भारतीय परिवेश को ठीक से नहीं समझ पाया, इसलिए पेशा के आधार पर उसने 7 जाति बता दिया, जो कि हकीकत से दूर की बात है। तो इस तरह से उसका कई भ्रामक गलत मिलता है इंडिका में जानकारी, मतलब कई ऐसे तथ्यों का उसने वर्णन किया है जो कि गलत साबित होता है। जैसे कि भारत में 7 जातियां थी मौर्य काल में, यह गलत है। उसके बाद जो है यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह भी गलत है। यहाँ अकाल नहीं पड़ता था, यह भी गलत है। और भारत में ये भारतीय लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, यह भी उसने जो बताया है वो गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कहता है पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसा था, इसका चर्चा कहाँ मिलता है मौर्य काल का, ये हमसे पूछ रहा है। तो ए में है दिव्यावदान, बी में अर्थशास्त्र, सी में इंडिका और डी में अशोक का शिलालेख। तो उत्तर जो होगा वो सी होगा, इंडिका। हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र को पोलीबोरोथा कहा है। तो पोलीबोरोथा का जो नगरीय प्रशासन था उसका चर्चा उसने अपनी रचना इंडिका में किया है। और उसके अनुसार जो है पोलीबोरोथा मतलब पाटलिपुत्र का जो नगरीय प्रशासन चलता था वह 30 सदस्यीय समितियों के माध्यम से जो है चलाया जाता था। और मेगास्थनीज ने भव्यता और शान शौकत के मामले में जो है सूसा, जो कि इटली का उस समय का प्रसिद्ध शहर था, और एकबतना जो कि ईरान का एक प्रसिद्ध शहर था, कहता है उससे इसकी तुलना जो है सो नहीं की जा सकती। मतलब क्या कि सूसा और एकबतना जो भव्य शहर हुआ करते थे वह भी पाटलिपुत्र शहर के सामने नहीं टिक सकते थे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, भाग और बलि थे। मतलब भाग और बलि प्राचीन काल में खास करके मौर्य काल में क्या होता था यह पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है सैनिक विभाग, बी में विकल्प है राजस्व के स्रोत, सी में विकल्प है धार्मिक अनुष्ठान और डी में विकल्प है प्रशासकीय विभाग। तो उत्तर जो हमारा होगा वो राजस्व के स्रोत होगा। कारण क्या है कि स्वतंत्र रूप से जो खेती करने वाले किसान होते थे और उनसे जो टैक्स प्राप्त होता था वही जो है आपको भाग कहलाता था।
और इसकी जो मात्रा होती थी वो 1/6 से लेकर के 1/4 भाग तक होती थी। और वली जो होता था वह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। तो इस प्रकार वली और भाग रेवेन्यू का स्रोत था। उसके बाद लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो कहता है कि भू राजस्व जो होता था, मतलब कि टैक्स जो भूमि से प्राप्त होता था उसकी वसूली, उसका एक उसको कौन सा अधिकारी इकट्ठा करता था। तो ए में है एग्रोनोमोई, बी में शुल्काध्यक्ष, सी में सीताध्यक्ष और डी में अकराध्यक्ष। तो मौर्य काल में भूमि कर एकत्रित करने वाला जो अधिकारी होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था, और राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसी को सीता कहा जाता था। और यह जो सीता भूमि होती थी वह सीताध्यक्ष के नामक अधिकारी के देखरेख में होता था। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।